हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के आज़ाद होने के बाद क्या क्या एक्सटेंशन के प्रोग्राम्स चलाए गए उनको डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो हमारी आज कोशिश रहने वाली है वो यही कि इन प्रोग्राम्स को हम कैसे कनेक्ट कर सकें ताकि चीज़ें हमें याद भी रहें। इसलिए हम लोग एक सीक्वेंस में चलेंगे। उसके अलावा जो अभी स्टूडेंट्स हैं पेन कॉपी उठाइए, इस वीडियो को एक बार पूरा देखो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको नोट डाउन करते हुए चलना। तो सबसे पहले इंडिया के आज़ाद होने के बाद जो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स चलाए गए आते हैं इन पे धीरे धीरे। पर देखो, इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में। इंडिया आज़ाद होने के बाद इंडिया के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें अब करनी थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि गरीब लोग या फिर रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। और उसी के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए कि उनकी एजुकेशन, उनका हेल्थ, उनका एम्प्लॉयमेंट, ये सारी अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करी जा सके। तो उन प्रोग्राम्स में आने से पहले हम लोग बात करेंगे आचार्य विनोबा भावे जी के बारे में। एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी पर्सनालिटी थे जिन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया। तो 1951 में स्टार्ट हुआ भूदान मूवमेंट। किसने स्टार्ट किया? आचार्य विनोबा भावे। तो हम लोग पहले इनकी बात करते हैं, भूदान मूवमेंट की। आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे गांधी जी के फॉलोवर थे। वो गांधी जी को फॉलो करते थे, वो भी अहिंसा, नॉन वायलेंस पे विश्वास रखते थे और साथ में इक्वालिटी के ऊपर विश्वास रखते थे कि सब लोग जो हैं इक्वल हैं। उसके अलावा इन्होंने गांधी जी से एक टर्म भी अडॉप्ट किया जिस टर्म का नाम था सर्वोदय। इनकी ये फिलॉसफी थी, सर्वोदय मतलब प्रोग्रेस फॉर ऑल, सबका विकास होना चाहिए। पर आखिर ये भूदान मूवमेंट शुरू कैसे हुआ? आखिर ये भूदान मूवमेंट जो है शुरू कैसे हुआ? तो देखो क्या है, 1951 में इन्होंने एक यात्रा शुरू की जिसको मतलब पीस ट्रैक, शांति के लिए एक यात्रा शुरू की, क्योंकि कई जगह दंगे हो रहे थे। तो इस यात्रा के दौरान जब ये पहुंचे तेलंगाना के गांव में पहुंचे, वहाँ इनके रुकने की व्यवस्था भी की गई, ये वहाँ रुके। शाम होते होते हरिजन लोग भी उनसे मिलने आने लगे। फिर हरिजनों ने इनको अपनी समस्या बताई, अपनी प्रॉब्लम बताई। इन्होंने कहा कि हमको कम से कम 80 एकड़ की ज़रूरत है, तभी हमारा गुजारा हो पाएगा, तभी हम लोग ठीक से रह पाएंगे। तो आचार्य जी ने गांव वालों से बात रखी, गांव वालों को बोला कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिना गवर्नमेंट की हेल्प के हम लोग खुद ही इस चीज़ को सॉल्व कर सकें। तो उनमें से एक किसान उठा और उसने कहा कि मैं अपनी 100 एकड़ की ज़मीन इन लोगों को देता हूँ। और यहीं से स्टार्ट हुआ भूदान मूवमेंट। ये चीज़ सुन के वहाँ लोग और आचार्य जी भी थोड़ा सा हैरान तो जरूर हुए कि इतनी ज़मीन कोई कैसे दे सकता है। बट वहीं से स्टार्ट हुआ, उसी दिन से स्टार्ट हुआ भूदान मूवमेंट। इसके बाद ये मूवमेंट आगे चलता रहा और भी बहुत सारे लोग आगे आए और अपनी ज़मीन को डोनेट करते हुए चले। लगभग 13 साल तक ये मूवमेंट चला है और 13 साल में आप मानो कि 44 मिलियन एकड़ ज़मीन इकट्ठा हो गई थी और 13 लाख एकड़ ज़मीन गरीबों को बांट दी गई थी। ठीक है, तो पहली चीज़ 1951 में आया भूदान मूवमेंट जो दिया था आचार्य विनोबा भावे ने। उसके अलावा देखो क्या हुआ, इसके एक साल बाद तक आपका जो ये भूदान मूवमेंट आया, भूदान मूवमेंट को हम लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या क्या लैंड को गिफ्ट कर दिया। उसके बाद इसी मूवमेंट का आप थोड़ा कह सकते हो एक एडवांस वर्जन क्या आया, ग्रामदान, विलेज गिफ्ट मूवमेंट। मतलब अब गांव के लोग अपनी ज़मीन सारी क्या कर रहे थे, विलेज काउंसिल को डोनेट कर रहे थे, विलेज काउंसिल को दे रहे थे कि भाई विलेज काउंसिल तुम बताओ कि इस लैंड को सही तरीके से यूज कैसे करा जा सके। तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, काफ़ी सालों तक ये मूवमेंट चला, पूरी दुनिया में इस मूवमेंट की तारीफ भी हुई क्योंकि बहुत अलग टाइप का मूवमेंट था। ठीक है, चलो ये बात हुई आचार्य जी के बारे में। तो उसके अलावा देखो आज की वीडियो में कई सारी चीज़ें सीखने के लिए भी होती है कि इंडिया में ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो ये चीज़ें जानने लायक भी। ठीक है, एग्जाम के लिए ऑब्वियस सी बात है, और एग्जाम्स के लिए तो हम पढ़ते ही हैं, एग्जाम्स के लिए हमें याद भी करना है, पर चीज़ें थोड़ी समझ में भी आनी चाहिए। ये नहीं कि ये प्रोग्राम सिर्फ डेट या फिर एग्जाम तक ही सीमित रह जाए। ठीक है, बट हम लोग का फोकस तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम है, तो फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है ना। ठीक है, अब देखो इंडिया में क्या करना है। अब इंडिया आज़ाद हुआ, अब हमें ज़रूरत है कि इंडिया की इकोनॉमी इंडिया की कैसे अच्छी कर सके, सोशल डेवलपमेंट इंडिया का कैसे किया जा सके। उसी के लिए 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया प्लानिंग कमीशन, जिसको 5 ईयर प्लान कमीशन भी कहा जाता है ना, 5 ईयर प्लान कमीशन भी कहा जाता है। इसका काम था कि डायरेक्ट रिपोर्ट करेगी प्राइम मिनिस्टर को। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो डायरेक्ट ये कमेटी रिपोर्ट करेगी जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो नीति आपका ये
प्लानिंग कमीशन का मेन काम यही था कि ये क्या करे, ये अलग अलग जगह के रिसोर्सेज क्या क्या इंडिया में प्रेजेंट है उनका पता लगाए, उनको ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करे, अलोकेट करे कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है और डेवलपमेंट प्लान्स बनाए। तो स्टार्टिंग में 5-5 साल से प्लान शुरू हुए, मतलब 1951 में पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया और उसके बाद 5-5 साल में ये प्लान बनाए गए कि ये इस 5 साल में ये प्रोग्राम चलेंगे, अगले 5 साल में ये प्रोग्राम चलेंगे, तो ये स्टार्ट हो गए। हालांकि 1-2 बार ये प्रोग्राम्स रुक भी गए, जब इंडिया और पाकिस्तान का वार था तब बीच में रुक गए ये प्रोग्राम्स। 1990s में भी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, तो वहाँ पे भी ये प्रोग्राम्स कुछ टाइम के लिए रुक गए थे। और उसके बाद 1 जनवरी 2015 जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी थी, तो आपका 2025 लिखे 2015, 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमने देख ली, भूदान ग्रामदान, उसके अलावा प्लानिंग कमीशन। ठीक है, एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, लिमिटेशन। देखो लिमिटेशन तो आपसे थोड़ी पूछते बट बताने की बात है। प्लानिंग कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में। हालांकि कुछ खामियां हर जगह होती है, तो इनमें भी थी कि एक टाइम पे इन्होंने क्या किया, 2 टॉयलेट को रिनोवेट करने के लिए 28 लाख रुपये खर्च कर दिए। और उसी साल ये कहते हैं कि भाई जो इंसान 28 रुपये कमा रहा है वो गरीब नहीं है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी थी, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने में। चलो भाई, 1950 और 1951 की बात हुई, 1950 1951 की बात हुई। अब हम आएंगे 1952 में, ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, देखो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है 1948 से, इंडिया के जस्ट आज़ाद होने के बाद। क्यों? क्योंकि भाई एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत डाउन था, इंडिया को फूड धीरे धीरे इंपोर्ट भी करना पड़ा। तो इंडिया ने 1948 में एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी का नाम क्या था, ग्रो मोर फूड, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स वगैरह ग्रो करने हैं, हमें फूड सफिशिएंट बनना है। टारगेट इन्होंने लेके चला कि हम 1952 तक किसी भी हालत में क्या होंगे, फूड सफिशिएंट हो जाएंगे। बहुत ही एम्बिशियस बात हुई, ठीक। बट 1952 में इंडिया आसपास भी नहीं था फूड सफिशिएंसी के। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई जो इस बारे में इंक्वायर करेगी, ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी, कि भाई पता लगाओ और हमें बताओ। ठीक है, पता लगाओ और हमें बताओ क्या दिक्कत हो रही है। ठीक, तो इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने जो बाद में बताई चीज़ें, इसने कहा कि भाई लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, जो गांव के लोग हैं उनका स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, उनकी लिविंग कंडीशन बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेंगे। कि अगर वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उससे उनकी क्या हो रही है, उनकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है, तभी वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी में ढंग से पार्टिसिपेट करेंगे और उसी से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। और आपका ग्रो मोर फूड हुआ। ग्रो मोर फूड के अलावा एक फिस्कल कमीशन और था। इन दोनों ने सेम ही चीज़ कही कि रूरल में डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इन्हीं दोनों के रिकमेंडेशन की वजह से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब जो कम्युनिटी है उसको डेवलप करने के लिए कई सारी चीज़ें वहाँ पे करी गई। देखो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की खास बात क्या है, यहाँ पे फोकस था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेजर या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, उसका हर तरीके से डेवलपमेंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे भी अच्छा खासा ध्यान था, लाइव स्टॉक पे भी ध्यान था, उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन, हर तरीके पे ध्यान था कि गाँव के लोगों को क्या किया जा सके, डेवलप करा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान किस चीज़ पे था, ओवरऑल डेवलपमेंट पे था। और इसको पहला ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, ये मैंने यहाँ पे इसलिए मैंशन भी किया है क्योंकि एक एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, ठीक है, तो इन कमेटी ने रिकमेंड किया। इन कमेटी के रिकमेंड करने के बाद 2 अक्टूबर 1952 को आपका ये लॉन्च हो गया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसी को फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट कहते हैं कि ये पहला इस तरीके का ढंग का एक ऑर्गेनाइज्ड एक एफर्ट था, एक कोशिश थी जिससे क्या किया जा सके, गांव को एक दूसरे तरीके से वापस बसाया जा सके या फिर उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग ऑफिशियल्स थे। ठीक है, इन ऑफिशियल्स का काम था कि जो भी प्रोग्राम है उसको ढंग से गांव लेवल तक इम्प्लीमेंट कराया जाए। ठीक है, अब देखो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का रिस्पांस बहुत ही अच्छा था क्योंकि एक बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम था, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत अच्छे से करी जा रही थी, तो रिस्पांस गाँव वालों का बहुत ही अच्छा था। ठीक है, गवर्नमेंट इसी चीज़ को क्या करना चाहती थी, एक्सटेंड करना चाहती थी, बट वही है कि वो वाला प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इंटेंसिव था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसी का फायदा को और इंक्रीज करने के लिए जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको पूरे इंडिया में कर देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, उसी के लिए क्या किया, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। उसी के 1 साल बाद 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू आप कह सकते हो कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम थोड़ा सा कम इंटेंसिव था, उसी का कवरेज बढ़ा दिया गया। तो ये है आपका नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, 1952 और 1953।
अब देखो सेंट्रल में गवर्नमेंट बैठी है और पूरा इंडिया तो कोई छोटा है नहीं, इतने सारे गांव, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, उसको मैनेज करना आसान बात नहीं है, ठीक है। ये दिक्कत थी गवर्नमेंट को भी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया 1957 में, कब 1957 में एक कमेटी बिठाई, बलवंत राय मेहता गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता ने इस कमेटी को हेड किया, इसलिए इस कमेटी को कहा गया बलवंत राय मेहता कमेटी। और इसी कमेटी ने बोला कि जो सेंट्रल की पावर है उसको क्या किया जाए, उसको डिसेंट्रलाइज, उस पावर को बांटा जाए, उस पावर को जो सेंट्रल की है डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल, नीचे भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करी जाए। और इसी चीज़ को हम कहते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। बट अब हर किसी को थोड़ी समझ आएगा, बोल दोगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, इसलिए यहाँ पे पंचायती राज वर्ड भी यूज किया गया। हमने कहा कि ये 3 टायर सिस्टम है। इन्होंने क्या कहा कि जो आप बांटोगे, आप जो पावर बांटोगे वो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल पे बांट दो, ठीक है। जिला परिषद, पंचायत समिति और आपका ये विलेज पंचायत, ठीक है। विलेज पंचायत हो गया ना आपका, विलेज पंचायत बोल दो या फिर ग्राम पंचायत बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। देखो चलो ये तो बढ़िया है। इसके अलावा देखो क्या हुआ, हाँ, ये रिकमेंडेशन के बेसिस पे इंडिया ने क्या किया 2 अक्टूबर 1952 गांधी जयंती पे, 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती 1959 में इसको स्टार्ट कर दिया एज अ पायलट, स्टार्ट किया पहले ट्रायल के रूप में 2 अक्टूबर 1959 में। कहाँ स्टार्ट किया, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ये जो है उसी टाइम की फोटो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कर रहे हैं, इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। और उसके जस्ट 1 महीने बाद इसको आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1952 में ही आंध्र प्रदेश में भी स्टार्ट कर दिया गया। हालांकि 1976 और 77 में एक कमेटी और बनाई गई जिसको हम कहते हैं अशोक मेहता कमेटी। इस कमेटी का काम क्या था भाई, इस कमेटी का काम था कि भाई ये चेक करे कि ये पंचायती राज सिस्टम बनाए क्या ये ठीक से काम कर रहा है। तो अशोक मेहता ने फिर बाद में रिकमेंड की थी इस कमेटी ने कि यहाँ पे 2 टायर सिस्टम भी यूज करा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और कमेटी है आपकी एलएम सिंघवी कमेटी। इसका भी यहाँ पे मेन यही था कि अब पंचायती राज सिस्टम में और क्या क्या चीज़ें ऐड करी जा सके कि पंचायती राज सिस्टम को इम्प्रूव करा जा सके। आई होप आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कई बार कैमरे में देख के तो पता नहीं चलेगा। बट देखो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग 10-10 ईयर के प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। पहले 1950 से 1960। अभी देखना 1960 वाले में सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोग्राम है, 1970 वाले में आपके ट्रेनिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है और 1980 में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है। तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो 1950 में आपका इतना ही था, 1950 में आपका इतना ही था। जल्दी से रिवीजन करते हैं। आपके सबसे पहले कौन आए, आचार्य जी आए, आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने दिया भूदान 1951 में और ग्रामदान 1952 में। उसके बाद इंडिया को इकोनॉमी को डेवलप करना था तो प्लानिंग कमीशन उसके लिए निकाला गया 1950 में, जो आपका प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा, और साथ ही पहला 5 ईयर प्लान 1951 में निकाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी किसकी, ग्रोम और फूड इंक्वायरी कमेटी। ग्रोम और फूड इंक्वायरी कमेटी 1952 में आई। क्यों आई, क्योंकि 1948 का ग्रोम और फूड जो प्रोग्राम था वो फेल हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे आया आपका पंचायती राज सिस्टम। अच्छा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया 1952 में ही, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आ गया। क्यों आया, क्योंकि फिस्कल कमीशन और उसके अलावा आपका ये ग्रोम और फूड इंक्वायरी कमेटी, इन्होंने कहा कि भाई गांव का डेवलपमेंट करना जरूरी है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से जो गांव के विलेजर्स हैं उनको हर तरीके से डेवलप किया जाए, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, हर चीज़ को डेवलप किया जाए, ये आया। पर हमने कहा कि भाई इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं पर खर्चा भी कम करना चाहते हैं, तो नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम 1 साल बाद लॉन्च कर दिया गया 1953 में। और आपका फाइनली 1959 में आ गया पंचायती राज सिस्टम या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जो बलवंत राय मेहता गुजरात के जो सीएम भी रह चुके हैं, उन्होंने इसको हेड किया और रिकमेंडेशन किया कि भाई सेंट्रल की पावर को 3 लेवल पे डिवाइड कर दिया जाए। तो ये हम लोग अभी देख चुके हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। 1960s आपका एग्रीकल्चर का दौर है। क्यों दौर है भाई, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया भूखमरी की हालत में था। टीम वगैरह इंडिया आके गई, टीम ने आपकी यूएन की टीम एक आके गई थी, उसने कहा था इंडिया के पास सिर्फ 5 साल तक का ही खाना बचा है, उसके बाद यहाँ भूखमरी की हालत शुरू हो जाएगी। और इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा खाना है वो फॉरेन से ही वो कर रहा था, इम्पोर्ट कर रहा था, कि अगर खाना फॉरेन से आना रुक गया तो फिर बस काम खत्म, ठीक है।
तो इसीलिए एग्रीकल्चर पे फोकस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अमेरिका से भाई PL 480 की वैरायटी मंगा रही थी जो पिग के खाने के लिए सूटेबल थी, इतनी मजबूरी हो चुकी थी। ठीक है, ठीक है। तो 1960s में फिर अब स्टार्ट होगा हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अब देखो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, है ना। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पे फोकस था, बट वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं था, वो एजुकेशन, हेल्थ, बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर रहा था। 1960 तक ये बात समझ आ चुकी थी, अमेरिका राइस दे नहीं रहा, इतना आसान नहीं है फूड को इम्पोर्ट करना, तो हमें खुद ही फूड सफिशिएंट बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किया गया, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम बनाया गया जिसमें क्या किया, कुछ इंडिया के एरिया सिलेक्ट कर लिए, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्या किया, इंडिया में कुछ एरिया सिलेक्ट कर लिया। आगे आते हैं, ठीक है, ये देखो आ गया हमारा पहला प्रोग्राम, ठीक, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया गया, इंडिया में कुछ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए, वहाँ पे क्या किया गया कि हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाएंगे अब। ठीक है, क्या करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, हम वहाँ पे अच्छी सीड्स यूज करेंगे, हम फर्टिलाइजर ज़्यादा डालेंगे, हम पेस्टिसाइड डालेंगे, हम प्रॉपर इरीगेशन देंगे, सारी चीज़ों को एक साथ यूज करेंगे और जो है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उसीलिए आपका स्टार्ट हुआ इंटेंसिव एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। स्टार्टिंग में 7 डिस्ट्रिक्ट में ट्रायल के रूप में लॉन्च किया गया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। इसलिए इसको पैकेज प्रोग्राम भी कहा कि भाई गाँव वालों को बताओ कि आपको फर्टिलाइजर कितना डालना है, आपको कौन सी क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस करनी है, आपको कौन सी वेराइटी लगानी है, ये सारी चीज़ें बताओ। मेन एम यही था कि भाई एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बनेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो वेलफेयर टू सोसाइटी, या फिर वेलफेयर होगा हर किसी का, है ना, सबका भला हो जाएगा। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 1960 को जरा होल्ड करके रखना, क्योंकि फिर हम 1964 में वापस इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बट बीच में आपका 2 चीज़ें और आती हैं। एक 1963 में आपका NSC आता है, नेशनल सीड कोऑपरेशन, जो आपका फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन है उस पर ध्यान देगा। ठीक है, ये आपको मेनली यहाँ पे डेट याद रखनी है। उसके अलावा एक आता है नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, 1964-65 भी आप कह सकते हो, 1964-65 यहाँ पे क्या आया आपका, यहाँ पे आया नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। देखो एक लाइन और लिखिए, ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट कंट्री। ठीक है, ये ICAR ने ये प्रोग्राम निकाला कि जो टेक्नोलॉजी है हम लोग वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके, वो हम दिखा सके किसानों को, ताकि वो भी उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें। तो 1963 और 64 की आप याद रखोगे, NSC आया और क्या आया, नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। अब देखो 64-65, अब इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बहुत फायदे थे, हालांकि कुछ कमियां भी जरूर थी, कुछ कमियां भी प्रोग्राम में रह जाती है, बट उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, इंडिया को इस प्रोग्राम का रिजल्ट अच्छा मिला। पर दिक्कत एक थी कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। खर्चा क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, पर इंडिया इसका फ़ायदा और लेना चाहती थी, इस प्रोग्राम का फ़ायदा और लेना चाहती थी। तो इंडिया ने एक प्रोग्राम और लॉन्च किया 1964 में, जिसका नाम था इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम। वो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, एरिया प्रोग्राम इंडिया ने स्टार्ट कर दिया। सिमिलर से ही प्रोग्राम था, बट वो वाला बहुत इंटेंसिव था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस कर रहे थे, बहुत अच्छे से फोकस कर रहे थे। अब इधर क्या किया इन्होंने, कवरेज बढ़ा दिया, एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, पूरे इंडिया ही लगभग कवर कर लेते हैं, बट उतना महंगा नहीं जितना आपका ये वाला था, ऊपर वाला जितना इंटेंसिव था उतना इंटेंसिव नहीं, उससे थोड़ा कम इंटेंसिव रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया। ठीक है, IADP इंपॉर्टेंट है आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो 1966, अब भाई एग्रीकल्चर के ऑलरेडी 2 प्रोग्राम है, इतने प्रोग्राम की क्या जरूरत पड़ गई है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम की क्या जरूरत पड़ गई, हम लोग तो वैसे प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। देखो हुआ क्या ना, जो ये 2 प्रोग्राम थे, इनमें जो वैरायटी वगैरह यूज हो रही थी वो फर्टिलाइजर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं थी। मतलब आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डालोगे या बहुत ज़्यादा इरीगेशन दोगे तो यील्ड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा नहीं, वो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, बस उसके बाद रुक जाएगा। अब इंडिया में क्या हो रहा था, एक तो कुछ नई वैरायटीज आ गई थी, जैसे TN1 वैरायटी आ गई। ठीक है, ऊपर से इंडिया में वीट के ऊपर भी काम चल रहा था, कुछ मैक्सिकन की ड्रॉप वैरायटी आई थी जो बहुत अच्छा यील्ड मतलब दे रही थी। ठीक है, तो ये एक पोटेंशियल था जो यहाँ पे यूज करा जा सकता था। ठीक है, उसी टाइम पे ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, स्वामीनाथन जी ने काम करना स्टार्ट किया था बोलोग जी के साथ। तो हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में क्या किया गया, इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी जो जो मतलब आइडेंटिफाई की गई, पता करी गई, स्पेशली वीट राइस की, उसको यहाँ पे ग्रो कराना स्टार्ट किया गया। ठीक है, और इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी, हाँ, और इसमें ये नहीं कि सिर्फ वैरायटी ही यूज करी गई। ठीक है, यही बताता हूँ मैं आपको, इसमें ये नहीं कि सिर्फ वैरायटी यूज करी गई, वैरायटी के साथ साथ फर्टिलाइजर, सीड, सारी चीज़ अच्छे से यूज करी गई। ठीक है, तो यही था आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है कब, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, और इसके कुछ सालों में ही इंडिया 1972 के अराउंड फूड सफिशिएंट भी बन चुका था। ठीक है, चलो भाई, तो ये आपको याद रहेगा 1960s, यहाँ पे ये प्रोग्राम है आपके IADP, NSC के साथ अपने नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा।
फिर भाई ये इसका फ़ायदा उठाने के लिए बट थोड़ा सस्ता पड़ जाए तो IAAP भी यूज हो गया, और उसके बाद हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966 में आ गया। ठीक है, ठीक है। 1970s ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आई होप कि बहुत फास्ट भी नहीं हो रहा। ठीक है, 1970 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग अब 1970 में। 1950 के प्रोग्राम आपको याद होने चाहिए, 1960 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गए, और 1970 में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो हुआ क्या, स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। देखो हुआ क्या, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ या हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम आया, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजर महंगे, सीड्स महंगी, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज आपको देनी है, पेस्टिसाइड डालना है, हर्बिसाइड डालना है, तो अब गरीब किसान तो अफोर्ड कर नहीं पाएगा। इससे फ़ायदा जो हुआ वो अमीर किसानों को ज़्यादा हुआ, काफ़ी ज़्यादा हुआ, अमीर किसानों को ज़्यादा हुआ इससे फ़ायदा। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम फिर लॉन्च किया, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, की जो छोटे फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनका भी डेवलपमेंट किया जाए। तो ये एजेंसी क्या करेगी, अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स वगैरह पता लगाएगी, ठीक है, और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उसको प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा डेवलपमेंट में आगे बढ़ते बढ़ते कहीं मार्जिनल फार्मर्स या फिर जो एग्रीकल्चर में लेबर्स हैं वो पीछे ना छूट जाएं। ठीक है, कि सारे सेक्टर पे हम ध्यान देने लगे और पता चला ये लोग पीछे छूट गए, इसलिए इनके लिए भी स्पेशली एक प्रोग्राम 1970 में लॉन्च किया गया, मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर डेवलपमेंट। ठीक है, ये था आपका 1970s वाला प्रोग्राम। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी थी जिसने इसको रिकमेंड किया हुआ था 1969 में, और 1970 में इसको लॉन्च कर दिया गया। बाद में जाके ये आपका IRDP अभी देखेंगे हम लोग, उसमें मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपका दूसरा आता है, देखो यहाँ पे दो ये बड़े आसान है। 1973 में आपके दो सिमिलर से प्रोग्राम है, सिमिलर मतलब सिमिलर नहीं है वैसे, अलग अलग है, बट याद करना फिर आसान हो जाता है। ठीक है, 73 में क्या है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, दूसरा क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया में ड्रॉट प्रोन एरिया मतलब जहाँ सूखा पड़ सकता है वो एरिया काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी पे ध्यान देने के लिए यहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम निकाला गया। उसके अलावा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे क्या है कि इरिगेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके या इरिगेशन का प्रॉपर अच्छे से ज़्यादा यूज कर सकें। ठीक है, तो इधर सूखा पड़ा और इधर हमने इरिगेशन पे ध्यान दिया। उसके अलावा आपका 1973 में ट्रेनिंग एंड विजिट क्या आया, ट्रेनिंग एंड विजिट आया। ठीक है, देखो वर्ल्ड बैंक के एक एक्सपर्ट थे, वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले एक एक्सपर्ट थे जिनका नाम था क्या, डेनियल बेनर। ठीक है, उनका नाम था डेनियल बेनर, और ये काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते थे, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट निकाला ट्रेनिंग एंड विजिट का। सबसे पहले इजराइल में स्टार्ट हुआ। देखो ट्रेनिंग एंड विजिट में क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे जैसे कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, जो कोई साइंटिस्ट है, अब उसको चीज़ें पता है, टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है। अब यहाँ पे जो एक्सटेंशन वर्कर है वो साइंटिस्ट पहले उसको ट्रेनिंग देगा, फिर एक्सटेंशन वर्कर विजिट करेगा फार्मर को और वो फिर फार्मर को जाके सिखाएगा। ठीक है, तो पहले ट्रेनिंग होगी एक्सटेंशन वर्कर की और फिर वो एक्सटेंशन वर्कर विजिट करेगा फार्मर को। ठीक है, और फार्मर को जाके चीज़ें सिखाएगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फार्मर और आपका प्रोफेशनल वर्कर या फिर रिसर्चर का एक तरीके से लिंक होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा था और इंडिया में 1974 में राजस्थान में स्टार्ट किया गया। ठीक है, इंडिया में ये प्रोग्राम सबसे पहले राजस्थान प्लस वेस्ट बंगाल इन दो जगह में स्टार्ट किया गया था। तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, बस ये 2-3 लाइन है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो एजुकेशन कमीशन, क्या कहा मैंने, एजुकेशन कमीशन। इंडिया में एजुकेशन कमीशन कहता है कि भाई एग्रीकल्चर की पढ़ाई पे तो हमें और ध्यान देना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जो एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग या एजुकेशन प्रोवाइड करे। किनको प्रोवाइड करे, जो रूरल एरिया के यूथ है या फिर रूरल एरिया के जो गांव वाले हैं या फिर किसान हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, या फिर जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं, स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा सके। इन्होंने कहा उसका नाम हम रख देंगे एग्रीकल्चर पॉलीटेक्निक, इन्होंने कहा उसका नाम ये रख सकते हैं। ये बात हो गई थी 1964 के आसपास। ठीक है, उस टाइम से बात चलती रही, ये बात अलग अलग जगह चली, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में चल रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में चल रही थी, ICR में चल रही थी। ठीक है, तो ये बात अलग अलग जगह चल रही थी। फाइनली यहाँ पे डिसाइड किया गया आपका, ठीक है, फाइनली यहाँ पे आपका डिसाइड किया गया, ICR ने यहाँ पे डिसाइड किया कि ठीक है हमें कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा और इस इंस्टीट्यूशन का नाम होगा KVK। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं KVK की बारी है। ठीक है, KVK, और इसी के लिए क्या हुआ 1974 ने, देखो KVK पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था, नेशनल इंपॉर्टेंस की बात थी यहाँ पे।
तो फिर आईसीआर इतने हल्के में भी नहीं ले सकता, पूरे इंडिया में केवीके खोलना है। तो इसीलिए केवीके ने क्या किया, आईसीआर ने क्या किया, एक कमेटी अपॉइंट की 1974 में, जिसको हेड किया मोहन सिंह मेहता ने। तो मोहन सिंह मेहता कमेटी आई 1974 में, और इंडिया को उनकी रिकमेंडेशन से कि कैसे ये काम करना चाहिए, उसके हिसाब से पहला केवीके मिला आपका 1974 में ही, कहाँ, पौंडीचेरी में। ठीक है, पौंडीचेरी में इंडिया को उसका पहला केवीके मिला, जो किसके अंडर था, TNAU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कोयम्बटूर में है, उसके अंडर ये केवीके काम करेगा। चंद्रिका प्रसाद जी भी एक नाम इंक्लूड होता है जो यहाँ पे इसकी सक्सेस में जिनको क्रेडिट दिया जा सकता है। और उसके अलावा ये आपका वही है ना, ये पौंडीचेरी लिखा है यहाँ पे छोटा छोटा सा, ठीक है, जब केवीके इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलो केवीके भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, मोहन सिंह मेहता जी ने करा दिया। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वही है भाई, डेजर्ट जो एरिया है वहाँ के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। लैब टू लैंड, देखो आईसीआर कब स्टेब्लिश हुआ है ना, सबको पता होगा आईसीआर कब स्टेब्लिश हुआ है, नहीं पता तो पता करो भाई, 1929 आईसीआर नाम भर का स्टेब्लिश हुआ था 1929 में, क्योंकि आईसीआर के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं दी गई थी, आईसीआर के पास पावर वगैरह बहुत कम थी। 1966 में जब एग्रीकल्चर पे ध्यान बहुत ज़्यादा होने लगा, तब आईसीआर को अच्छे से पावर दी गई, अलग अलग डिपार्टमेंट आईसीआर में बनाए जाने लगे। ठीक है, तब मेन पावर आईसीआर के हाथ में आई 1966 के अराउंड। और उसके बाद 1979 में आईसीआर ने अपने 50 साल पूरे कर लिए थे, 50 ईयर। ठीक है, 1929 से 1979 में 50 साल पूरे हो गए, और 50 साल पूरे होने को कहते हैं गोल्डन जुबली। कोई कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां होती है जो अपने 50 साल होने को सेलिब्रेट करती है, कहती है कि आज हमारी भाई गोल्डन जुबली हो गई है। ठीक है, तो गोल्डन जुबली हो गई थी, 50 साल आईसीआर के कंप्लीट हो गए थे। तो आईसीआर ने कहा कि भाई कुछ नया करते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखते हैं। तब उन्होंने स्टार्ट किया, एक साल के लिए स्टार्ट किया था उन्होंने लैब टू लैंड प्रोग्राम। ठीक है, लैब टू लैंड मतलब कि जो भी चीज़ें लैब में हो रही है, जो भी चीज़ें, मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो कि एक रिसर्चर, एक साइंटिस्ट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इधर हो रहा है फार्मर के साथ। ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी डायरेक्ट फार्मर को ट्रांसफर करी जा रही है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था लैब टू लैंड प्रोग्राम का, कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी था। इसलिए आईसीआर को ये प्रोग्राम एक साल के लिए लॉन्च किया था, बट आगे जाके फिर कुछ टाइम के लिए और इंक्रीज बढ़ाना भी पड़ा था। ठीक है, तो लैब टू लैंड भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो एक प्रोग्राम आती है ट्राइसम, देखो भाई ट्रेनिंग यहीं से शुरू हो गई है, क्या हो गया यहाँ से, ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ट्राइसम, ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा था कि गांव के लोगों को हमें क्या करना है, हमें उनको ट्रेनिंग देनी है, हमें उनको स्किल्स देनी है कि वो क्या कर सकें, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें। और यहाँ पे सिर्फ ये फोकस नहीं था कि भाई उनको जॉब प्रोवाइड कर दी, हो गया, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट, उनके एटीट्यूड में चेंज आए, वो दुनिया को कैसे देख रहे हैं उनके नज़रिए में भी चेंज आए। तो इन सारी चीज़ों में ध्यान दिया जाएगा, किसमें, ट्राइसम के अंतर्गत, ट्राइसम 1979 में। ठीक है, 18 साल से 35 साल के लोगों के लिए ही ये वैलिड था, एज यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, हालांकि ट्राइसम का देखो बहुत वो भी था, कुछ गड़बड़े भी थी कि भाई आप असिस्टेंस, ठीक है, आप असिस्टेंस किसी और चीज़ का दे रहे थे और ट्रेनिंग किसी और चीज़ का दे रहे थे। कई बार उनको जो ट्रेनिंग मिल रही है वो उनके काम ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। तो कुछ कमियां भी रही हैं, ठीक है, बट काफ़ी सारी फ़ायदे भी इसके रहे हैं, काफ़ी लोगों को इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। तो ये हुआ आपका ट्राइसम। ठीक है, ट्राइसम के बाद आगे आते हैं 1980 में। ठीक, 1950 कंप्लीट। 1950 में क्या था, 1950 में आपका वही ग्रामदान, भूदान प्लानिंग कमीशन, है ना, पंचायत, CDP, पंचायती राज। 1960 में हमने एग्रीकल्चर के प्रोग्राम देखे। 1970 में हमने ट्रेनिंग से रिलेटेड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम देखे। केवी के ट्रेनिंग देता है, ट्राइसम में ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, और डेवलपमेंट के प्रोग्राम देखे, स्मॉल फार्मर का डेवलपमेंट कर दो, मार्जिनल फार्मर का डेवलपमेंट कर दो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। डेजर्ट को भी तो डेवलपमेंट कर दिया हमने। ठीक है, ट्रेनिंग एंड विजिट करोगे तो उससे भी फार्मर का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, याद करने के लिए सारी चीज़ें। 1980 आपका डिकेड आता है एम्प्लॉयमेंट का। देखो ये कोई बोलते नहीं है कि 1980 एम्प्लॉयमेंट का डिकेड है, याद करने के लिए इस तरीके से बना दिया। ठीक है, 1980s, अब भाई ट्रेनिंग हो गई तो अब मिलेगा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, अब क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये 4 प्रोग्राम यहाँ पे मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। देखो इस प्रोग्राम में क्या किया जाता था, इस प्रोग्राम में ना आप काम दिया जाता था, ठीक है, जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको काम दिया जाता था, और काम की जगह उनको फिर खाना दिया जाता था। जनरली क्या देते थे उनको, फूड ग्रेन देते थे। 1 से 2 kg फूड ग्रेन पर डे एक आदमी को दे दिया जाता था। ठीक है, तो ये गरीबी हटाने के लिए यहाँ पे मेन चीज़ ये जनरली किया गया। और बाद में
ठीक है, बाद में क्या हुआ, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम से इस प्रोग्राम को रिप्लेस कर दिया गया, जो आगे प्रोग्राम आएगा एक, ठीक है। तो कुछ नहीं, एनआरईपी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, गरीब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया, एम्प्लॉयमेंट की जगह उनको क्या दिया गया, खाना दिया गया, फूड ग्रेन्स दिए गए, गरीबी हटाने के लिए प्रोग्राम कर दिया हमने। फिर एक आता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। भाई इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को हमने एक साथ जोड़ दिया है, क्योंकि अब क्या हुआ था, ये आपका DWCRA है ना, देखो ये बाद में भी हुआ, क्योंकि DWCRA इसके बाद आया है, ठीक है, तो बाद में भी हुआ। बाकी ट्राइसम वगैरह हो गए है ना, अच्छा ठीक है चलो आगे मैं बताऊंगा, वो ये प्रोग्राम नहीं था, वो दूसरा प्रोग्राम था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का भी मकसद यही था कि रूरल पीपल को क्या करना है, डेवलप करना है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मेरे दिमाग से भी इधर उधर थोड़ा थोड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि रटने का कोई मतलब नहीं होता है, कोशिश करता हूँ रटूँ ना, चीज़ों को समझो, ठीक है। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भाई क्या हुआ, ये भी आपकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, रूरल की जो लोग हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। इसके पार्टनर है, मतलब आपका DWCRA हो गया, ट्राइसम हो गया, ठीक है, DWCRA बाद में आएगा, तो जो अलग अलग कई सारे प्रोग्राम थे उसको भी इन्होंने कंबाइन किया कि आपको भाई रूरल डेवलपमेंट हमें करना है, इसको इस सेक्टर में ज़रूरत है, तो चलो भाई इसको ट्रेनिंग जो है ट्राइसम के अंडर करा देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से इस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, तो DWCRA के अंदर इनको ट्रेनिंग करा देते हैं। बट हालांकि इसकी भी बहुत लिमिटेशन थी कि बहुत ही कम लोग थे जिनको ट्राइसम के अंदर ट्रेनिंग मिल पाई, कुछ को ट्रेनिंग ढंग से मिल रही थी, कुछ को नहीं मिल रही थी, तो ये सारी भी कमियां थी। और ट्रेनिंग सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता, ट्रेनिंग सेंटर कुछ लिमिटेड जगह भी प्रेजेंट होता है। 1982 नाबार्ड। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ आ गया था कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जो बैंक कर्जा देता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है गांव को डेवलप करने में, एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। इसीलिए उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, जिस कमेटी के चेयरमैन थे बी शिवारमन। कौन थे? बी शिवारमन। और ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे उस टाइम पे, जो उस टाइम प्लानिंग कमीशन चल रहा था उसके मेंबर थे ये, ठीक है। तो बी शिवारमन के अंदर ये कमेटी बनाई गई और इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई नाबार्ड बनाया जाए। नाबार्ड बनने के बाद आरबीआई वगैरह के भी कुछ फंक्शन है जो नाबार्ड को ट्रांसफर किए गए, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, ठीक है। तो यहाँ पे नाबार्ड आ गया, तो इसके बाद ये पार्लियामेंट में अप्रूव भी कर दिया गया बाय एक्ट 61 ऑफ 1981, ठीक है। एक्ट वगैरह वैसे आपसे इतना पूछता नहीं है, बट नाबार्ड ये आपके इस तरीके से नाबार्ड, इंडिया को नाबार्ड मिला, ठीक है। ये डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 12 जुलाई 1982। DWCRA, देखो जो अलग अलग प्रोग्राम थे, जैसे CDP हुआ या फिर आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ, DWCRA भी थोड़ा बहुत इसमें इंक्लूड किया गया। बट इन सारे प्रोग्राम्स में ना ऐसा लगा कि वुमेन्स को जितना मतलब एक्सपेक्टेड था फ़ायदा होना चाहिए उतना हुआ नहीं, ठीक है, उतना फ़ायदा हुआ नहीं। इसलिए वुमेन्स और चाइल्ड के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिस प्रोग्राम का नाम था DWCRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोग्राम क्या किया गया, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया आपका 1982 में। चलो भाई आगे आ जाओ, 1990s आ गया है टेक्नोलॉजी का दौर, ठीक है। 1990s किसका आ गया? टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। चलो आते हैं 1990s में। पहले हुआ आपका नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। मेन काम यहाँ पे यही है कि कैसे टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट या फिर कैसे टेक्नोलॉजी को बांटा जाए, पहुँचाया जाए किसानों तक। तो वही वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डेसिमिनेशन, ITO इसको बोल देते हैं, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी डेसिमिनेशन, की टेक्नोलॉजी को कैसे ट्रांसफर किया जा सके। तो 1998 में आया था, याद रखना, जो 1990 वाले हम प्रोग्राम देख रहे हैं वो स्टार्टिंग 1998 से हुए हैं और बाकी तीनों आपको 1999 में देखने को मिलेंगे। फिर एक आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है कि हमें लोगों को वापस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, उनको स्किल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, गांव वाले लोगों को मतलब एम्प्लॉय किया, ठीक है, उनको काम दिया, काम के बदले में उनको क्या किया, स्पेशली देखो यहाँ पे क्या था, जो गरीब लोग हैं, जो आपके पॉवर्टी लाइन से बिलो हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाए, उनको काम दिया जाए, उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया जाए, मेन फोकस ये था। तो
काम की जगह उनको क्या करते थे कि रुपए दे दिए और थोड़ा बहुत खाना दे दिया, रुपए दे दिए और थोड़े बहुत फूड ग्रेन्स दे दिए, तो ये उनको दिया जाता था। हाँ, और ये चीज़ यहाँ पे थी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे थी जो मैं उस टाइम पे गलती से IRDP में बोल दे रहा था, ठीक है। IRDP इन प्रोग्राम्स का यूज कर रहा था, ट्राइसम DWCRA कि IRDP डेवलप करने तो ट्रेनिंग अलग अलग जगह प्रोवाइड करा सकता है, वहाँ यूज कर रहा था। बट बाद में क्या हुआ, इन तीनों प्रोग्राम को चेंज कर दिया गया, या फिर ये तीनों प्रोग्राम क्या किए, खत्म कर दिए गए और उसकी जगह एक प्रोग्राम कॉमन निकाला गया, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। और मेन चीज़ यहाँ पे यही थी कि जो आपके BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनको ऊपर लाया जा सके। अब इस तरीके करते करते क्या हुआ, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो गए, मतलब अलग अलग एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूशन है, अलग अलग स्कीम निकाल रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए कि वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, DRDH बनाए गए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसका काम ये नहीं है कि वो प्रोग्राम जाके बनाएगा या फिर वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा वहाँ जाके, नहीं, ये काम नहीं है इसका, पर इसका काम है उसको देखना कि वो इम्प्लीमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। और जैसे मान लो कि कोई इंस्टीट्यूट है, मतलब मान लो कि नाबार्ड या कुछ है, नाबार्ड को RBI से कोई हेल्प चाहिए या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से कोई हेल्प चाहिए, तो उसमें हेल्प करेगा कौन, DRDA हेल्प करेगा। नाबार्ड को किसी और इंस्टीट्यूट से हेल्प चाहिए, ISR का कोई और इंस्टीट्यूट है, वहाँ से नाबार्ड को हेल्प चाहिए, तो DRDA उसकी हेल्प करेगा कि अलग अलग जो भी मतलब कमी इनको लग रही है वहाँ पे उसको वो चीज़ प्रोवाइड करने की हेल्प करेगा कौन, DRDA, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। तो काम क्या है इसका, इम्प्लीमेंट कराने का काम नहीं है, पर ये देखने का काम है इम्प्लीमेंट कोई इंस्टीट्यूट ठीक से कर रहा है उसको या नहीं कर रहा है, और इस चीज़ में ये उसको हेल्प भी करेगा। तो एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता पर रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, ठीक है। अब एक चीज़ आती है 1999 में, एटिक, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर। कभी अगर एटिक गए होगे तो देखा होगा। देखो एटिक क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल विंडो सिस्टम, है ना, वर्ड लिखा होगा ये रहा, है ना, इंपॉर्टेंट वर्ड है सिंगल विंडो सिस्टम। क्यों बोल दिया कि भाई यहाँ से किसानों को एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कोई क्रॉप कैसे ग्रो करें, फर्टिलाइजर क्या डालें, वो भी मिल जाएगी। बहुत सारी एटिक में क्या होता है कि आप सीड्स वगैरह भी खरीद सकते हो, आप फर्टिलाइजर वगैरह भी वो प्रोवाइड करते हैं, वेराइटीज वगैरह तक एटिक सेंटर्स में प्रोवाइड कर दी जाती है। तो एक तरीके से इसे कहा गया कि ये फार्मर्स का वन डिलीवरी सिस्टम, फार्मर्स का क्या है, सिंगल विंडो डिलीवरी है कि फार्मर को लगभग सारी चीज़ें एटिक के अंदर मिल सकती है एक ही जगह पे, ठीक है। तो ये आपके एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे, ठीक है। अब ये देखो 2000 के बाद में, 2000 के बाद के कुछ प्रोग्राम्स आप खुद पढ़ोगे, ठीक है। और बाकी इसके बाद तो आपका फिर करंट अफेयर्स या फिर आप कह सकते हो नॉर्मल जो स्कीम्स हम पढ़ते हैं वो स्टार्ट ही हो जाता है, ठीक है। वो तो आप अलग से खैर पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो ये आपके अदर्स में मैं डाल रहा हूँ जो आफ्टर 2000, तो इसमें आगे आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जिसमें क्या करते थे, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट देते थे और कैश और थोड़ा बहुत फूड ग्रेन्स देते थे। फिर आया नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, पिछला भी एक था आपका IRDP था, ठीक है। वहाँ पे भी क्या कर रहे थे, खाना दे रहे थे काम की जगह, तो यहाँ पे क्या कर दिया, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कि भाई इतना कैश मत दो, कैश की जगह आप क्या करो, कैश की जगह सिर्फ फूड ग्रेन्स तो ज़्यादा बेटर होगा। और फाइनली आपका नरेगा आया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसके तहत क्या होता था 100 दिन एम्प्लॉयमेंट के दिए जाते थे, ठीक है। तो ये आपका एक्सटेंशन का मेन प्रोग्राम्स थे आपके। आई होप आपको समझ में आया होगा आज की चीज़ें, ठीक है। एक बार इसको और अच्छे से देखो, एक बार इसको और अच्छे से समझो, और याद करना थोड़ा सा फिर आसान हो जाता है, क्योंकि थोड़ा लिंक कर रहे होते हैं प्रोग्राम एक दूसरे से, तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, रट्टा मारने से थोड़ा सा बच सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सेशन हेल्पफुल जरूर रहा होगा, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच, आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में।